Hello everyone, welcome you again. So in this video we will see multiple choice questions on network theory. So these questions are very important for all your upcoming exams. So this subject is very important. So first we will see the syllabus of the network theory and then we start the numericals, means MCQs. First is basic circuit concepts, सेकेंड इज सर्किट लॉज, थर्ड इज नेटवर्क रिडक्शन टेक्निक्स. सो इस सभी टॉपिक पे हम एमसीक्यूज देखेंगे. फोर्थ इज नेटवर्क थ्योरम्स, these are very important topic in this network theory syllabus. DC transient analysis, then sixth is sinusoidal steady state analysis, AC circuits. Seventh is power in AC circuits. Eighth is resonance, this is again important topic. Then next is coupled circuit. 10th is network topology. 11th is two-port network. 12th is Laplace transform and network analysis, this is again important. एंड 13th इज़ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स. तो ये सभी टॉपिक पे हमें प्रिपरेशन करना है, मतलब थ्योरी एंड न्यूमेरिकल. सो इस पे हम एमसीक्यूज देखेंगे कि पेपर में एग्ज़ाम में आते कैसे हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन है 6 एम्पियर करंट फॉर 2 मिनट ट्रांसफर्स चार्ज. करंट एंड टाइम हमें दिया गया है एंड हमें चार्ज फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे टाइम जो है वो हमारा मिनट में है. सो ये जो टाइम है उसे हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है. तो क्या करते हैं हम सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 2 को हमें 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये सेकंड में कन्वर्ट होगा. तो यहाँ पे हम देखते हैं हियर आवर गिवन इज करंट टाइम. सो फर्स्ट कन्वर्ट मिनट इनटू सेकंड. तो हमने यहाँ पे 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, तो हमारा आ गया 120 सेकंड. सो नाउ यूज़ फॉर्मूला. चार्ज इज गिवन बाय Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी. ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ चार्ज, वेरी important. So I is 6 ampere and T is 120 second. So what is the Q? That is 720 कूलम. हमारे ऑप्शन में दिया है 720 कूलम. ओके, सो ऑप्शन ए इसका आंसर है. तो हमें ये ध्यान में रखना है, जब भी टाइम हमें मिनट में दिया है तो उससे पहले हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना है, देन हमें करंट के साथ उसे मल्टीप्लाई करना है एंड तभी हमें चार्ज मिलेगा. ओके, देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज अ 500 watt appliances operates for 2 hours. Find the इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम. मतलब हमें यहाँ पे पावर दिया गया है 500 watt, देन टाइम दिया गया है 2 आवर्स एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई ये हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे सभी जो आंसर्स है वो किलोवाट आवर में दिए गए हैं एंड हमारा जो पावर है वो वैट में है, तो हमें ये वैट को किलोवाट में कन्वर्ट करना होगा एंड आवर तो 2 आवर है ही. सो कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हमें इसे 500 को 1000 से डिवाइड करना होगा. तो हम देखते हैं, here C power is equals to 500 watt and time is equals to 2 hour. Then we use formula. Electrical energy is calculated by energy is equals to power into time. So what is E? वो हमें फाइंड आउट करना है एंड पावर एंड टाइम हमारे पास है, बट हमें पावर को किलोवाट में कन्वर्ट करना है, तो हम उसे 1000 से डिवाइड करेंगे. Converts unit, that is the important. Energy is electricity bills is measured in kilowatt hour. एनर्जी मतलब क्या कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है उसे हम किलोवाट आवर में मेज़र करते हैं, इसीलिए हमें वैट को किलोवाट में कन्वर्ट करना इम्पॉर्टेंट है. तो हमने 500 वैट को किलोवाट में कन्वर्ट किया, तो हमारा आंसर आया 0.5 किलोवाट. ओके, देन हम इसे फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो क्या आएगा हमारा आंसर E इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 2 दैट इज़ 1 किलोवाट आवर. तो ये हमारा एनर्जी निकल के आ गया. सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट आंसर होगा. ओके, तो हमें ये ध्यान में रखना है, जब भी हमें पावर वैट में दिया होता है तो उसे हमें कन्वर्ट करना होता है किलोवाट में. सो
रियल लाइफ मीनिंग मतलब हम समझे अगर जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो उसमें हमें यूनिट दिए गए होते हैं। तो वो जो यूनिट होता है वो एक यूनिट मतलब कितना होता है 1 किलोवाट आवर। हमारे शहरों के हिसाब से बदलता रहता है। कहीं पे 11 यूनिट होता है, कहीं पे 12 यूनिट होता है, कहीं पे 8 यूनिट 10 यूनिट ऐसा होता है। 1 यूनिट का चार्ज बता रही हूँ मैं आपको। ओके मतलब 12 रुपीज़ पर यूनिट ऐसा होता है। तो 1 यूनिट मतलब क्या 1 किलोवाट आवर। ओके, now see next question. Third question is voltage across short circuit. जब शॉर्ट सर्किट होता है तो वोल्टेज कैसा होता है, मैक्सिमम, ज़ीरो, इन्फानाइट और नेगेटिव। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है। शॉर्ट सर्किट सभी को पता है कि करंट बहुत ही ज़्यादा होता है एंड रेजिस्टेंस वहाँ पे कम होता है। तो क्या होगा कि ओहम्स लॉ हमें यूज़ करके ये निकालना होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज़ शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट मीन्स 2 पॉइंट्स आर कनेक्टेड बाय अ वायर हैविंग ऑलमोस्ट ज़ीरो रेजिस्टेंस। यस करेक्ट। मतलब कि 2 पॉइंट डायरेक्टली कनेक्ट हो, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्टली जब उसका वायर का कनेक्ट होता है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़ीरो होता है। एंड अगर हम इसे ओहम्स लॉ के रूल में पुट करते हैं तो V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो हमारा R क्या है, ज़ीरो है, तो हमारा V भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। सो इसीलिए शॉर्ट सर्किट कंडीशन में वोल्टेज हमेशा क्या मिलेगा, हमें ज़ीरो मिलता है। ओके, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। देन फोर्थ क्वेश्चन इज प्योर कैपेसिटर पावर फैक्टर। तो कैपेसिटर जो है वो प्योर कैपेसिटिव कंडीशन है, तो वहाँ पे पावर फैक्टर हमें क्या मिलेगा। आपको पता होगा इंडक्टिव कंडीशन होती है, कैपेसिटिव कंडीशन होती है। तो प्योर कैपेसिटिव एंड प्योर इंडक्टिव जब होता है तो पावर फैक्टर हमें क्या मिलता है ये हमें फाइंड आउट करना है। मतलब यहाँ पे प्योर कैपेसिटर का दिया गया है। ओके, तो प्योर कैपेसिटर में क्या होता है ये हम देखते हैं। तो पहले हम पावर फैक्टर क्या होता है ये समझ लेते हैं। पावर फैक्टर मतलब क्या कि ये पावर फैक्टर हमें शो करता है कि जितना पावर सप्लाई किया है उसमें से कितना पावर यूटिलाइज्ड हुआ है वर्क होने के लिए। ओके, एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है हमें देखते हैं। कॉस फाई, पावर फैक्टर इज इक्वल्स टू कॉस फाई, एंड ये फाई क्या होता है, फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। सो पावर फैक्टर इज इक्वल्स टू कॉस 90 मीन्स फॉर द प्योर कैपेसिटिव। मतलब प्योर कैपेसिटिव कंडीशन में क्या होता है कि करंट लीड करता है वोल्टेज को 90 डिग्री से। यहाँ पे हम देखते हैं सर्किट फेज एंगल एंड पावर फैक्टर, डिफरेंट कंडीशंस दी गई है। तो जब इंडक्टिव सर्किट होगा, रेजिस्टिव सर्किट होगा एंड कैपेसिटिव सर्किट होगा तब फेज एंगल क्या होंगे एंड पावर फैक्टर हमें क्या मिलेंगे, ये सभी यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, सो जब रेजिस्टिव सर्किट होगा तब क्या होगा, करंट एंड वोल्टेज इन फेज होगा, तो हमें थीटा वहाँ पे मतलब फाई वहाँ पे हमें ज़ीरो मिलता है। बट जब कैपेसिटिव कंडीशन होती है तब क्या होता है कि करंट वोल्टेज को 90 डिग्री से लीड करता है एंड पावर फैक्टर हमारा 1 से कम होता है, मतलब कम मिलता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट इज़ पावर फैक्टर। मैंने आपको ये बताया कि पावर फैक्टर टेल्स हाउ इफेक्टिवली इलेक्ट्रिक पावर इज़ यूज्ड। ओके, देन इन प्योर कैपेसिटिव करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, देन फाई इज इक्वल्स टू 90। सो कॉस 90 की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो। इसीलिए कैपेसिटिव कंडीशन में हमें पावर फैक्टर ज़ीरो मिलता है। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 5 इज यूनिट कन्वर्जन। ओके, 1 Wh इक्वल्स, हमें यहाँ पे पूछा गया है कि 1 Wh मतलब कितना एनर्जी होता है, मतलब हमें जूल्स में एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं यूनिट को समझते हैं। तो वैट किसका यूनिट है, पावर का। आवर किसका यूनिट है, टाइम का। एंड हमें जूल में निकालनी है, मतलब एनर्जी निकालनी है, तो जूल किसका यूनिट है, एनर्जी का। सो हम यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, देन कन्वर्ट आवर इनटू सेकंड। तो पहले हमें आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना होता है। 1 आवर में 60 इंटू 60 दैट इज़ 3600 सेकेंड। ओके,
देन 1 Wh हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, 1 Watt लेंगे एंड 1 Hour लेंगे। 1 Hour मतलब कितना हुआ, 3600 सेकेंड्स एंड 1 Watt, एंड 1 Watt कितना होता है, 1 Joule/सेकेंड। अगर हम फॉर्मूला दूसरी तरह से डालें तो मतलब एनर्जी अपॉन टाइम, बट हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला का नीड है, तो हम ये समझेंगे। यहाँ पे हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है, पावर दिया गया है, टाइम हमने निकाला है, तो हमारा आंसर आ गया 3600 जूल। ओके, यहाँ पे ऑप्शन 1 में दिया गया है। सो यूनिट कन्वर्जन 1 Wh इक्वल्स टू 3600 जूल। देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वोल्टेज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें वोल्टेज का फॉर्मूला पूछा गया है, Q/W, W/Q, I/R और IR²। सो Q मतलब यहाँ पे चार्ज है एंड W मतलब यहाँ पे वर्क डन और एनर्जी है। तो हम वोल्टेज इक्वल्स टू समझते हैं, डिफरेंस फार्मूलाज को देखते हैं। सो वोल्टेज इक्वल्स टू W/Q, ओके, मतलब वर्क अपॉन चार्ज। देन करंट का फार्मूला भी है यहाँ पे, Q/T, चार्ज अपॉन टाइम। देन पावर इज इक्वल्स टू V इंटू I, वोल्टेज इंटू करंट। ना ओहम्स लॉ रिगार्डिंग, मतलब वो ओहम्स लॉ को हम देखें तो वोल्टेज का फॉर्मूला आता है I इंटू R। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि V वोल्टेज इक्वल्स टू क्या होगा, तो हम यहाँ पे समझते हैं। सो वोल्टेज का मीनिंग क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ वोल्टेज डबल्स पावर पूछा गया है हमें एंड आर तब कांस्टेंट होगा। जब वोल्टेज डबल होगा तो हमारा पावर क्या होगा, उस कंडीशन में रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट रहता है, सेम रहेगा, डबल होगा, 4 टाइम्स होगा या हाफ होगा। तो पावर यहाँ पे 4 टाइम्स होगा। अब कैसे पावर यहाँ पे 4 टाइम्स होता है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू V²R। हमने इस फॉर्मूले में देखा था कि पावर का रिलेशन क्या होता है, P इज इक्वल्स टू V इंटू I। एंड अगर हम ओहम्स लॉ देखें तो V इज इक्वल्स टू I इंटू R होता है। और अब हम यहाँ पे I की जगह पे I/R, अगर I इंटू R अगर पुट करें तो हमारा वैल्यू क्या निकल के आएगा। सो यहाँ पे हम समझते हैं P इज इक्वल्स टू V इंटू I एंड व्हाट इज अवर ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू I इंटू R। ओके, सो हमें यहाँ पे करंट का रिलेशन नहीं पूछा है, वोल्टेज का रिलेशन पावर के साथ पूछा है। तो हमें V के जगह पे ये वैल्यू, I के जगह पे वैल्यू पुट करनी है, V पे जगह पे नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे समझते हैं सब्स्टिट्यूट इन पावर फार्मूला। तो हमने पावर फार्मूला में ओहम्स लॉ के हिसाब से वो वैल्यू पुट की, मतलब I के जगह पे हमने V/R पुट किया। तो हमारा आंसर आया P इज इक्वल्स टू V²R। मतलब इसका रिलेशन कैसा है, स्क्वायर के हिसाब में इसका रिलेशन है, मतलब स्क्वायर रिलेशन है। एंड अगर हम यहाँ पे 2 होता है तो वो क्या होता है, 2 का भी स्क्वायर होगा, मतलब वहाँ पे क्या आएगा, 4V आएगा। तो उसका रिलेशन क्या है, 4 टाइम्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्लियर होगा क्योंकि यही सेम क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछा गया है। तो देखते हैं, पावर इंक्रीजेज विथ वोल्टेज, मतलब पावर इंक्रीज होगा तो वोल्टेज क्या होगा, क्योंकि उसके साथ उसका रिलेशन कैसा है, स्क्वायर रिलेशन है। ओके, एंड तब आर कांस्टेंट रहता है, सेम फॉर्मूला है। पावर इंक्रीजेज विथ, अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन हमें करंट के केस में पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या है, सेम आएगा I², वहाँ पे V² आया था, यहाँ पे I² आएगा। ओके, क्वेश्चन 9th का आंसर है ऑप्शन ए। देन क्वेश्चन नंबर 10th इज यूनिट ऑफ वोल्टेज इज, हमें पता है यूनिट वोल्टेज का कितना होता है, वोल्ट होता है, बट यहाँ पे दूसरे फॉर्म में हमें यूनिट पूछा गया है जूल पर कूलम, कूलम पर जूल, वैट पर एम्पियर और एम्पियर पर जूल। तो हमने देखा था कि वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था, वोल्टेज का फॉर्मूला था एनर्जी अपॉन चार्ज, मतलब
वर्क डन अपॉन चार्ज, दैट इज W अपॉन Q हमने फॉर्मूला देखा था। तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, एंड चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। सो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन ए, यूनिट ऑफ वोल्टेज इज जूल पर कूलम। ओके, देन आवर 11th क्वेश्चन इज, तो उससे पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन समझ लेते हैं। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट है 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड। सेकेंड है 1 वैट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड। थर्ड है 1 वैट आवर इज इक्वल्स टू 3600 जूल। फोर्थ है 1 किलो वैट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। लास्ट है 1 किलो वैट इज इक्वल्स टू 1000 वैट। सो इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। 1 एम्पेयर मतलब कितना होता है, 1 वैट मतलब कितना होता है, 1 वैट आवर क्या होता है, 1 किलो वैट आवर क्या होता है, एंड 1 किलो वैट क्या होता है। ओके, सो ये इम्पॉर्टेंट कन्वर्जेंस है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा एनर्जी मीटर के ऊपर हम MCQs देखेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 इज, a 2 kilowatt motor runs for 3 hours, energy consume is। अगर कोई मोटर 2 किलोवाट की है एंड 3 आवर के लिए वर्क करती है तो उसका एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी। तो हमें ये फाइंड आउट करना होगा। हमें फॉर्मूला तो पता है, तो हम यहाँ पे देखते हैं। गिवन इज P इज इक्वल्स टू 2 किलोवाट एंड T इज इक्वल्स टू 3 आवर। तो हमें डायरेक्टली किलोवाट आवर में एनर्जी चाहिए होती है, तो हम इसे कुछ भी नहीं करेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके हम इसका आंसर निकाल देंगे। सो 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6 किलोवाट आवर। एंड हमें ये ध्यान में रखना है कि हमेशा 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट होता है। ओके, देन सो इसका आंसर क्या आया, 6 यूनिट्स मतलब 6 किलोवाट आवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if cost per unit is ₹8 and consumption is 50 units, bill amount is। अब एक यूनिट का कॉस्ट 8 रुपीज़ है, तो अगर 50 यूनिट्स हमने यूज़ किए हैं तो उसका अमाउंट कितना होगा। ये तो बहुत इजी है, डायरेक्टली हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारा आंसर निकल के आएगा 400 रुपीज़। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 watt bulb operates 10 hour daily for 30 days, unit consume। अगर कोई 100 watt का बल्ब है एंड वो 10 आवर डेली चलता है तो 30 डेज में कितना यूनिट कंज्यूम होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पावर दिया गया है, टाइम दिया गया है, बट हमें 30 डेज में उसे निकालना है। तो पहले हम इसे 30 इंटू 10 करेंगे तो हमारा टाइम निकल के आएगा इन हावर। ओके, सो यहाँ पे हमारा आएगा 300, देन यहाँ पे 100 वैट है तो हम इसे किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं, दीज आर आवर गिवन क्वांटिटीज, 100 वैट बल्ब, 10 आवर्स एंड 30 डेज। तो हम यहाँ पे एनर्जी मतलब एनर्जी कैलकुलेट करनी है कि कितनी कंज्यूम हुई है। तो 100 वैट का हमने कैलकुलेट करके किलोवाट में कन्वर्ट किया है, तो हमारा आया है 0.1 किलोवाट। देन टाइम हमारा था 10 आवर, 30 डेज में 300 आवर हमारा टाइम निकल के आया है। तो हम अब एनर्जी कैलकुलेट करेंगे 0.1 इंटू 300, तो हमारा आंसर आया 30 किलोवाट आवर। ओके, यस, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एनर्जी यूज्ड बाय 2 किलोवाट हीटर इन 30 मिनट्स। कितनी एनर्जी यूज़ होगी अगर 2 किलोवाट हीटर 30 मिनट के लिए काम करता है। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, मैं भी वो भी आपको बताऊंगी। तो उसके पहले हम फॉर्मूले से इसे फाइंड आउट करते हैं। 30 मिनट्स का हमें क्या करना है, आवर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, हम 30 को 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 0.5। यहाँ पे हम देखते हैं हमारे गिवन क्वांटिटीज़ है। ओके, 30 मिनट इज इक्वल्स टू 0.5 आवर,
ये हमने 60 से डिवाइड करके इतना निकाला। देन एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0.5, तो हमारा आंसर आया 1 किलोवाट आवर। ओके, ये किलोवाट में था तो इसीलिए हमने इसे कन्वर्ट नहीं किया, डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट किया। तो ये एक इजी शॉर्ट ट्रिक है। जबकि टाइम हमारा 30 मिनट होता है अगर, तो क्या करना है, हमें पावर को हाफ कर देना है। तो यहाँ पे टाइम 30 मिनट है एंड पावर हमारा 2 किलोवाट है, तो उसे डायरेक्टली हम हाफ कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 1 किलोवाट आवर। ओके, हम ऐसे भी कर सकते हैं या तो आप फॉर्मूले में पुट करके भी निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज पावर कंज्यूम बाय 10 ओहम रेजिस्टर कैरिंग 2 एम्पियर करंट। अगर 10 ओम का रेजिस्टर है, 2 एम्पियर का करंट है, तो वहाँ पे कितना पावर कंज्यूम होगा। तो हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, आई स्क्वायर आर। ओके, तो आई स्क्वायर मतलब क्या होगा, 2 का स्क्वायर इंटू 10, मतलब 4 इंटू 10 40 वाट। ओके, आपको इसका प्रैक्टिस करना है तो आपको ये इजीली कैलकुलेट करना आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 16 इज यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। सो कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है करंट को एंड ये हेल्प करता है फ्लोइंग ऑफ करंट। सो रेजिस्टेंस का ओम होता है यूनिट एंड कंडक्टेंस का यूनिट होता है सीमेंस, मतलब 1/ओहम मो भी हम इसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ समझ लेते हैं कंडक्टेंस मीन्स होता क्या है। सो कंडक्टेंस मीन्स हाउ इजीली करंट फ्लो इन ए मटेरियल। इजी करंट फ्लो, हाई कंडक्टेंस, डिफिकल्ट टू करंट फ्लो, लो कंडक्टेंस, मतलब ये रिवर्स काम करता है रेजिस्टेंस के। तो कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं जी से। ओके, एंड कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है जी इज इक्वल्स टू 1/r। सो we know unit of resistance is ohm since conductance is inverse. So unit of conductance is 1/ohm, means this is called as Siemens. Okay, so unit of conductance is Siemens. Now our next questions on resistance, series and parallel circuits. So पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें यहाँ पे तो कंडक्टेंस की वैल्यू दी गई है एंड हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ओहम इन दिस सर्किट शोन अबव। तो हमें G1 एंड G2 दिया गया है एंड हमें RT निकालना है। तो हम इसे शॉर्ट ट्रिक में भी सॉल्व कर सकते हैं या तो बड़ा सा फॉर्मूला यूज़ करके भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आप समझ लीजिए कि हम डायरेक्टली रेजिस्टेंस अगर सीरीज़ में होते हैं तो उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड अगर हमारा कंडक्टेंस सीरीज़ में है तो हम उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बड़ा फॉर्मूला या तो लॉन्ग मेथड यूज़ करके भी आप निकाल सकते हैं, या तो एग्ज़ाम के लिए हमें इतना टाइम नहीं होता तो इसीलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक यूज़ करते हैं। सो RT इज इक्वल्स टू G1 प्लस G2 अपॉन G1 इंटू G2, और अगर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 + 8 अपॉन 4 इंटू 8। ओके, तो कितना आएगा, 12/32। अगर हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3/8। यहाँ पे है 12/30, सो हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 3/8। ओके, तो ये शॉर्ट ट्रिक से मैंने सॉल्व किया है तो हमारा आंसर आया है 3 यहाँ पे 3 रह गया था, ऑप्शन नंबर 1। अब इसे लॉन्ग मेथड भी हम समझ लेते हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाए इसीलिए। सो हमने रेजिस्टेंस ऐसे निकालते हैं अगर सीरीज़ में हो तो, एंड कंडक्टेंस हम ऐसे निकालते हैं अगर सीरीज़ में हो तो हमने यहाँ पे पहले GT निकाल के लिया एंड उसका इन्वर्स कर लिया तो सेम आंसर आ गया। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया शॉर्ट ट्रिक में कि डायरेक्ट RT ले लिया एंड उसका इन्वर्स कर लिया। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द डायरेक्ट कोरिलेशन विथ रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक मटेरियल। इनमें से ऐसा कौन सा टर्म है जिसका डायरेक्ट रिलेशन रेजिस्टिविटी से नहीं है। फर्स्ट है एज हार्डनिंग, सेकंड है टेम्परेचर, थर्ड है अलोइंग एंड फोर्थ है फ्रीक्वेंसी। तो हम ये चारों क्वांटिटीज होती क्या है ये एक बार समझ लेते हैं।
ये हो गया मटेरियल। मटेरियल की रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये एक प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस आर, लेंथ, एरिया। तो ये हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एज हार्डनिंग मतलब क्या। एज हार्डनिंग मतलब क्या, अगर स्ट्रक्चर चेंज होता है किसी भी क्रिस्टल का तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स में ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं एंड रेजिस्टिविटी चेंज होती है। तो एज हार्डनिंग डायरेक्टली रेजिस्टिविटी पे अफेक्ट करता है। देन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वहाँ पे एटॉमिक वाइब्रेशंस बढ़ता है एंड रेजिस्टिविटी इंक्रीज होते हैं, मतलब ये भी डायरेक्ट रिलेशन है। अलॉइंग में मतलब मिक्स मेटल्स अगर आते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को डिस्टर्ब करता है, ओके, वहाँ पे रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। तो ये भी डायरेक्ट रिलेशन है, बट फ्रीक्वेंसी ऐसी है जो डायरेक्ट रिलेशन रेजिस्टिविटी के साथ नहीं है। फ्रीक्वेंसी अफेक्ट्स एसी रेजिस्टेंस, स्किन इफेक्ट, नॉट द मटेरियल्स इंट्रिंसिक रेजिस्टिविटी। मतलब रेजिस्टिविटी इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो इसीलिए हमारा आंसर है ऑप्शन 4, ओके। तो लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क के लिए है, सुपरपोजिशन थ्योरम इज अप्लीकेबल ओनली फॉर द कैलकुलेशंस ऑफ। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको इसमें से फाइंड आउट करना है एंड कमेंट में मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट जो पार्ट हम देखेंगे तो वो थ्योरम्स के ऊपर देखेंगे, ओके। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट में बताइएगा। थैंक यू।